थीटा। तो मैं अगर इसी क्यू वाली साइड के पैरेलल एक और ऐसे बना दूं जिसकी साइज भी क्यू के इक्वल है, और ऐसे ही पी के पैरेलल एक और ऊपर बना दूं जिसका साइज पी के इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस में जो डायगोनल बन रहा है यहाँ पे, इनको जोड़ के, मतलब उसी पॉइंट से जहां से पी और क्यू निकल रहे थे वहीं से जो डायगोनल बनता है वो क्या बनता है, इसका हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है डायगोनल यहाँ पे, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट। हाँ, और हम एज्यूम करते हैं, हम निकालते हैं कि यहाँ पे ये भी कुछ फाइनली एंगल बना रहे इस पी वाली के साथ, क्योंकि पोजीशन हम कैसे बताएंगे हवा में वो कितना एंगल ऊपर है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया होता है बीटा। तो हम इसको डिराइव करने के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो अगर ये साइड क्यू है तो ये साइड भी क्यू हो जाएगी, ये नीचे वाला बेस पी है तो ऊपर वाला भी पी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? यस मैम। यस मैम। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और एक यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो हमारे पास इस ट्रायंगल में छोटा सा एंगल थीटा आ जाता है। तो अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से उस ट्रायंगल में, उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा है ये 90 डिग्री और ये साइड है क्यू, तो मेरा जो बेस आ जाता है वो क्या आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर आ जाता है वो आ जाता है क्यू साइन थीटा। आदित्य, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो, स्टेप में डाउट हो, प्लीज पूछ लेना। यस मैम। ओके, तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं। तो अब अगर पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे आ गए, ये P, ये Q cos थीटा और ये Q sin थीटा, और जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है, और यहाँ पे ये एंगल हो जाता है बीटा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों के टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और कितना आता है मैग्नीट्यूड, बोलो। ए स्क्वायर प्लस अंडर बी रूट स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाता है। और अगर मेरे को अब डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन हमेशा टैन से बताती हूँ। तो टैन बीटा अगर बात करूं इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है मेरा क्यू साइन थीटा और बेस है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो टैन बीटा क्या आ जाएगा, ये क्यू साइन थीटा अपॉन पी p प्लस plus q क्यू cos कॉस। थीटा। ठीक है, तो यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं बीटा, जिस भी एंगल पे वो बन रहा है। आदित्य, क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, और किसी को डाउट है वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स में? कोई एक डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछ लो। क्या पूछ रहे हो आप, किससे? मैथमेटिकल टूल वाले में चैप्टर में से कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं? यस मैम। अच्छा, x अपॉन, चलो बस इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो क्वेश्चन टूल से, सब लोग ट्राई करो, ज्यादा मुश्किल नहीं दिया है मैंने। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो क्वेश्चन टूल से। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है इनका? अच्छा, आप नहीं आए थे, एब्सेंट थे उसमें? यस मैम। ठीक है, आप मेरे को ना मैं आपको सेंड कर दूंगी, मेरे को एक बार रिमाइंड कर देना व्हाट्सएप करके। ओके मैम। निकाल रहे हो आप सब लोग क्वेश्चन टूल में? यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देती हूँ। u बाई वी का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो u डैश वी माइनस वी डैश u अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। जैसे ही किसी का हो जाए प्लीज बता देना।
जैसे जो स्टूडेंट्स है जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है इसमें करना क्या है, वो हैंड रेज कर दो। अच्छा, इतने स्टूडेंट्स का आइडिया ही नहीं है, सबने हैंड रेज कर मैम हम कैंप में थे ना, इसलिए हमने क्लासेस ही नहीं लगवाई है। दिया। एब्सेंट थे। पेपर लगे थे। हाँ ठीक है, दिव्या भी एब्सेंट थी, है ना। बाकी स्टूडेंट्स? मैम -4/x² + 16 + 8x²। अच्छा, सबसे पहली बात साहिल, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर टर्म आती है ना, उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो। मैम जैसा एक लड़की ने बोला कि आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, आप मुझे भेज सकते हो। जिसको अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके मैम। ठीक है, Okay. तो अब यहाँ पे है जैसे x/(x²+4), तो सबसे पहले क्वेश्चन रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर वाली टर्म का पहले डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर वाली को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे x का। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। कौन बोला? 1 जीरो। 1 1 हो जाएगा। 1 और जो डिनोमिनेटर में टर्म थी x²+4, उसको एज अ कांस्टेंट रखना, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर बीच में एक माइनस साइन लगा देते हैं और फिर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे v', मतलब अब डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे? x²+4। x²+4। 4। और अब जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो जो न्यूमरेटर था उसको एज अ कांस्टेंट रखोगे, x को अलग, और डिनोमिनेटर में आप x²+4 का होल स्क्वायर रखोगे। तो जो फर्स्ट टर्म है, आपने बोला डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 1 × x²+4। ये क्लियर है सबको? जिनको डाउट था प्लीज बता देना, अगर किसी भी स्टेप में अगर बाद में भी डाउट होगा तो हैंड रेज रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे और x हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब x²+4 का क्या डेरिवेटिव आएगा? 2x। देखो, जो 4 का डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। x² में पावर 2 लगी हुई है, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव जब आप करोगे 2 सामने आ गया और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। ये समझ आया सबको 2x कैसे आया? यस मैम। Yes. तो हम लोग बस यहाँ पे कर देंगे 2x और डिनोमिनेटर में आ गया x²+4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनल में? x²+4 -2x² अपॉन x²+4 का होल स्क्वायर। और इससे अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास बच गया बस। अब देखो मैं बताती हूँ किसने सबसे पहले आंसर किया था यहाँ पे। थिंक केशव आपने किया था, साहिल ने किया था। साहिल ने किया था। नो मैम। साहिल आपने किया था। देखो अब यस मैम। अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास आ रहा है -x²+4। ठीक है, तो अगर मैं जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको हम एज इट इज स्क्वायर में रख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मत ओपन करना, डायरेक्ट ऐसे कर देना। यस मैम। ठीक है, मैम ये -2x का स्क्वायर कहाँ गया? -2x का स्क्वायर और +x का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सिंपल x² माइनस का। हाँ देखो, दोनों की पावर सेम है ना, x², तो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक में पावर 3 होती है, एक में पावर 2 होती, तो नहीं कर सकते। तो एक में -2 लगा हुआ, एक में +1, तो आप अगर x² को कॉमन भी लोगे तो अंदर बचा -2 +1 -1। क्लियर है दिव्या? यस मैम। अब मैम ये क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम ये जो स्टेप 2 में हमने नीचे लिखा ना x²+4, इसका हमने स्क्वायर क्यों किया? ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन रूल में। जैसे हम जब डिवाइड की कोई भी टर्म्स है उनका डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके मैम। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लो जिनको इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। किसी भी स्टेप पे डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर लो, मैं बता दूंगी अभी। तो मैम नीचे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया है। कहाँ पे?
मैम ये स्टेप बोलो, आप जो पूरा स्टेप है उसको बोलो। मैम सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये वाली बात कर रहे हो ना, इससे नीचे वाली? बोलो ये वाली है इससे नीचे वाली? मैम दिख नहीं रहा है कौन सी वाली बोल रहे हैं आप? अच्छा, मैं एक मिनट रेड ले लेती हूँ। ये वाली है या इससे नीचे वाली? मैम ये वाली। यही वाली नहीं, ये तो मैंने ऊपर से बस सॉल्व करा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, आया वो ये लिखा हुआ, इसका डेरिवेटिव बनाया था वो लिख दिया। यहाँ से माइनस एक्स था वो लिखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया तो वो लिख दिया। और कुछ नहीं करा है मैंने, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाया यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। हाँ, और किसी को भी कोई डाउट है? मैम ये No, फर्स्ट ma'am. स्टेप का +4 है, ये कहाँ No, गया? ma'am. कौन सा +4? एक्स स्क्वायर के साथ जो +4 है। ये वाला? यस मैम। 4 की वैल्यू कभी चेंज होती है दिव्या? नहीं। तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। 0। जिस चीज Zero. चेंज नहीं होती है उसका कैसे हो गया 0? 0 Zero. कैसे होगा? डेरिवेटिव जब हम, इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब 4 तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो एक्स चाहे कितना भी चेंज करते रहो, क्योंकि 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब वो 0 हो गया। ठीक है दिव्या? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक आदमी कूदता हुआ चल रहा है यहाँ पे पूरा, ये क्या कर रहा है? कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ पे यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन की अब हम बात करेंगे सारा, जो मोशन इन 1D होगा। 1D की फुल फॉर्म One dimensional motion में चल रहा है. मोशन में जो मूव करेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारे पास अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं। तो वो जो ब्रांच होती है जो उसके बारे में बात करती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स के 2 पार्ट है, एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पानी चाहिए, तो आप कैसे जाओगे पानी तक? चल के मैम चल के ही जाएंगे. जाओगे, चल के ठीक है, और आप पानी भी नहीं। चल क्यों रहे हो? पानी पानी पी। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिक्स की 2 ब्रांच है, एक बात करती है आप कैसे चल रहे हो, और एक बात करती है आप क्यों चल रहे हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें काइनेमैटिक्स की, तो वो बेसिकली बात कर रही है हम कैसे चल रहे हैं, और डायनेमिक्स हमें यही बता रही है हम क्यों चल रहे हैं। क्लियर है दोनों? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो एक हमारे पास 2 ब्रांचेस है, इसके अलावा एक ब्रांच और होती है जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात कर रही है, पर हम यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक, करेक्ट, यहाँ पे हम सिर्फ मोशन ऑफ द बॉडीज की बात कर रहे हैं। अब मेरे को कौन बताएगा मोशन क्या होता है? कोई भी बोल सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये इतनी बड़ी लैंग्वेज इस छोटे से शॉर्ट एग्जांपल में बताना। मैम मतलब कि अच्छा, अगर रेस्ट हम किस, कोई भी डिस्टेंस कवर करना है। मैम पोजीशन को चेंज करना टाइम के अच्छा टाइम रिस्पेक्ट में। अगर बदल रहा है उसके हिसाब से पोजीशन बदल रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में। अच्छा, टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए या किसी चीज के हिसाब से? किसी मैम चीज की। सराउंडिंग के हिसाब से। किसी चीज के हिसाब से, कि अगर आप बात कर रहे हो, आप एक पेड़ के पास बैठे हो, ठीक है, 2 मीटर दूर हो उससे, फिर मैं बात कर रही हूँ आप उससे 10 मीटर दूर हो गए, तो कैसे पता चला आपने मूव किया? क्योंकि आपने डिस्टेंस देखा उस पेड़ से, है ना। तो मोशन हम जब भी बात करते हैं हम किसी
सराउंडिंग के हिसाब से बात करते हैं एक बार और रिपीट उस कर दो। सराउंडिंग में, हाँ मैं ये कह रही हूँ, जब भी हम मोशन की बात करेंगे हम सराउंडिंग में देखेंगे, और जब हम मूव करते हैं तो हमारे साथ टाइम भी बदलता है, पर आप हमेशा पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं देखते हो, आप सराउंडिंग में देखते हो। ये टाइम तो हमेशा बदलता रहता है, पर जरूरी नहीं आपकी पोजीशन भी बदल रही है। अब रेस्ट किसको बोलते हैं? जब पोजीशन ना बदल रही है। कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है ना, जैसे अभी ठंड में आप सबकी बॉडी हो रखी है ना। Yes, तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे इंसान है वो टीवी देख रहा है, तो आप बोलोगे वो रेस्ट पे, आप भी उसी घर में हो, आप बोलोगे भाई ये रेस्ट पे है, वो टीवी देख रहा है। पर फिर अगर हम स्पेस में चले गए और अब स्पेस से कोई इंसान उस बच्चे को देख रहा है, तो अर्थ तो मूव कर रही है पूरा टाइम, तो वो जो स्पेस में इंसान बैठा हुआ है वो बोलेगा कि वो बच्चा भी मूव कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो बच्चा उस अर्थ पे है जो अर्थ मूव कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। yes, ma'am. तो जो ऑब्जेक्ट था वो तो अभी भी वही है जो पहले था, वो बच्चा, पर क्या बदल गया यहाँ पे? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है देख कौन रहा है। तो पहले केस में ऑब्जर्वर अर्थ पे ही था, पर दूसरे केस में ऑब्जर्वर स्पेस में चला गया। मैम, मैं तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं? यहाँ पे बात करूं, हाँ बोलो अखिल। मैम जैसे आपने बोला ना कि वो अर्थ घूमती है ना ऊपर से, हम्म तो मैम जैसे हम नीचे बैठे तो हमें क्यों नहीं लग रहा है पता कि वो जो अर्थ है वो घूम रही है? क्योंकि हम भी अर्थ पे ही हैं, इसीलिए हमें पता नहीं लग रहा। अभी जैसे अगर आप एक बस में बैठे हो, ठीक Yes, है, ma'am. तो आपको ऐसा लगता है वो चेयर हिल रही है आपके सामने वाली, या आप जिस No, चेयर ma'am. पे बैठे हिल रही है, पर वो तो मूव कर रही है ना पूरी साथ में। Yes, ma'am. वही चीज है। ठीक है, आप अर्थ पे Okay. बैठे इसलिए आपको नहीं लग रहा कि अर्थ मूव कर रही है, पर अगर आप बाहर से देखोगे तो वो मूव करती हुई दिखेगी। दूसरी Yes, चीज, ma'am. वो इतना फास्ट नहीं घूमती है कि आपको प्रॉपर फील हो सके, ऐसे गोल गोल वो डांस नहीं कर रही है, वो बहुत तेज मूव करने लग जाएगी, मूवमेंट होगी तो अर्थक्वेक में हम सब मर जाएंगे, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब Okay. हमारे पास अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक वर्ड का मीनिंग एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल। एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल। तो जैसे हम फर्स्ट केस ले रहे थे, आपके हिसाब से वो बच्चा बिल्कुल रेस्ट पे था, एब्सोल्यूट रेस्ट पे था, पर भाई अब स्पेस वाले ने शर्त लगा दी कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बच्चा पूरा मोशन में। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को ना तो हम ये कह सकते कि हैं वो 100% रेस्ट पे है, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पे, ना ही ये कह सकते हैं वो एब्सोल्यूट मोशन में। अगर हम ऑब्जर्वर बदल देंगे तो किसी ना किसी के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा और किसी के लिए वो मोशन पे आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है? यस मैम। तो हम जब भी हम किसी का मोशन बता रहे हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखने वाला कौन है और हम देख किसको रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है, वो बस के बाहर बैठा हुआ है यहाँ पेड़ पे, और अभी बस चल के जा रही है ऐसे। यहाँ पे अगर हम ये जैसे ट्रेन पे जो बैठा हुआ है वो इंसान देख रहा है इधर से, तो हम क्या बोलेंगे, बस कहाँ पे गई है डायरेक्शन के साथ बताना। आई कैप। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब था मेरे पास राइट लेफ्ट, यहाँ पे कि वो 10 डिस्टेंस Right. गई राइट साइड। हाँ, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमने जहां पे भी ऑब्जर्वर है वहीं से मेजर करना स्टार्ट किया कि इस पॉइंट से उसने मूव करा 10 डिस्टेंस। अब दूसरा केस लेते हैं, हमने यहाँ पे उस बच्चे ने क्या किया, वो बस पे ही चढ़ गया है, अब बस जा रही है, पर क्या हमें बस जाती हुई दिख रही है? हमें क्या लग रहा है कौन मूव कर रहा है? बस और बॉय दो। वो ट्री मूव कर रहा है। जैसे हम कभी Yes, कार ma'am. हैं तो हमें लगता है कि हम तो रुके हुए हैं, पर बाकी सारी चीजें क्या है, पीछे जाती जा रही है। हाँ, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं। तो जैसे ही हम उस बॉडी पे पहुंच गए जो मूव कर रही थी, तो हमारे हिसाब से क्या है, हम तो वहीं के वहीं हैं, पर ये ट्री हमसे पीछे जाता जा रहा है, पर एक्चुअली में हम आगे जा रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं पोजीशन पूछूं तो ट्री की क्या हो जाएगी? रेस्ट। वो 10 मीटर लेफ्ट साइड चला गया, पीछे की साइड चला गया, यही हो जाएगी। Yes, ma'am.
ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे अब मैंने इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करा है, जहां पे भी ऑब्जर्वर होगा हम हमेशा वहां से मेजर करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यस यस मैम। मैम। ओके। यस मैम। अब मैं आपको यहाँ पे एक टर्म बोल रही हूँ, मोशन इज रिलेटिव। तो रिलेटिव के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके मम्मी के जो भाई होते हैं वो आपके क्या लगते हैं? मामू। मामू। मामा लगते हैं। पर आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? वो भाई। भाई। नहीं लगते हैं। तो जैसे ही मैंने इंसान बदल दिया, रिलेशन बदल गया। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही Yes, अगर ma'am. मैं ऑब्जर्वर बदल दूंगी तो मेरे पास मोशन भी बदल जाता है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके फ्रेंड एक ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये आप दोनों फ्रेंड हो, और एक फ्रेंड ने पैसे नहीं दिए, उसने मना कर दिया, मैं इनको नहीं जाना आप लोगों के साथ, और वो यहाँ पे वो उसको आपने छोड़ दिया, आपकी लड़ाई होगी, और इन सबको नाम दे दिया ABC, और ये ट्रेन फिर चली गई। तो अब बताओ, ए के हिसाब से बी रेस्ट पे है या मोशन में है? रेस्ट पे। रेस्ट पे। मैं समझ नहीं आया, एक बार Rest फिर पे। से बताना क्वेश्चन ढंग से। मैं बोल रही हूँ, आप और आपके फ्रेंड ए और बी एक ट्रेन में जा रहे हो, और एक फ्रेंड पीछे रह गया C, तो अब ए के हिसाब से बी रेस्ट पे होगा या मोशन में? अब ए Rest. के हिसाब से सबने Rest. बी ये करो, होता हुआ है। और C के हिसाब से बी रेस्ट पे होगा या मोशन में? मोशन। मोशन। मोशन में। में हाँ, तो एक तरीके से मैंने जैसे ही ऑब्जर्वर बदल दिया, मेरा टाइप ऑफ मोशन बदल गया। जैसे हमने जब पर्सन बदला था तो हमारा रिलेशन बदल रहा था, ऐसे ही ऑब्जर्वर बदलने से हमारा मोशन बदल गया। तो मोशन रिलेटिव टर्म है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि देखने वाला ऑब्जर्वर कौन है और कहाँ पर है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। Yes मैम। ओके। अब हमारे पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे अगर आप बता रहे हो कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहे हो, तो किसके रेफरेंस से बताओगे? आपके जो पेपर में मार्क्स आ रहे हैं कि मम्मी अब तो मेरे मार्क्स फुल आने लग गए हैं, तो मैं बहुत पढ़ने लग गई हूँ। इसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉइंट है, A और B, और एक पॉइंट है C, वो B से 5 मीटर दूर है और A से 10 मीटर। डायग्राम क्लियर है सबको? यस Yes मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। तो यस जब मैम। आपने ये 10 मेजर करा, तो आपने कहां से मेजर करा इसे? ए A से सी तक। तो ए A से सी। आपका पॉइंट ए ऑफ से सी। हाँ, A से C तक। और जब आपने 5 मीटर मेजर करा तो वो कहां से मेजर करा? बी से सी बी तक। से सी तक। बी टू सी। करेक्ट। तो उस केस में जो B है वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? जहां से हम मेजर करते हैं। अब जनरली हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट करने के लिए? ओरिजिन। ओरिजिन। करेक्ट। हम मोस्टली ओरिजिन से मेजर करते हैं कि हम एक पॉइंट लेंगे XYZ, और वो उसको देखेंगे भाई ओरिजिन से वो X डिस्टेंस Y एक्सिस, X एक्सिस की तरफ, Y डिस्टेंस Y वाली डायरेक्शन में, और Z डिस्टेंस Z वाली डायरेक्शन में। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes Yes, मैम। यस मैम। अच्छा, मैं रिपीट कर दूंगा। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी पॉइंट होता है हमारे पास, या किसी की पोजीशन बतानी है, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। हम उस पार्टिकल की या कोई भी चीज है उसकी पोजीशन बताते हैं, ओरिजिन से वो कितना दूर गया है, XYZ तीनों डायरेक्शन में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई पॉइंट है 2, 3, 4, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जे। 2i कैप, 3j कैप, ओके।4k कैप। ठीक है। करेक्ट। हमारे पास 2x डायरेक्शन में है तो 2i कैप हो गया, 3y डायरेक्शन में है तो 3j कैप हो गया, और 4z डायरेक्शन में है तो 4k कैप हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो अगर 1D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन One वन डायमेंशन। वन डायमेंशन। जो एक ही कोऑर्डिनेट को डील करे। अच्छा, करेक्ट, एक ही कोऑर्डिनेट को डील करे, जैसे स्ट्रेट लाइन। अच्छा, 2D शेप का कोई एग्जांपल दो। स्क्वायर। स्क्वायर। और कोई एग्जांपल? सर्कल। रेक्टेंगल। एक स्टूडेंट एक ही एग्जांपल देगा, नीलेश। और कोई एग्जांपल 2D शेप का? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है।
और 3D का स्फेयर, फ्लाइंग बर्ड, स्पेस, फ्लाइंग बर्ड, स्फेयर, Flying- ट्यूब, फ्लाइंग बर्ड, ये सब 3D का केस है। काइट, काइट 3D कैसे है इशू? वो तो 2D नहीं हुई। हाँ, 2D है। जब वो फ्लाई करती है थिकनेस तो है ही नहीं, इतनी मोटी काइट उड़ जाती है, वो 2D हो जाएगी। ठीक है, तो 1D मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। दूसरी चीज, स्ट्रेट लाइन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये जो नीचे बनाया है एरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ऊपर बनाया क्या एरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। पर फर्क क्या है, अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? एक ही। 3 एक ही चाहिए। आप बोलो कि ये पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है और कितना भी मूव कर रहा है आप बता सकते हो। और ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? वाई। एक ही चाहिए। ठीक है, एक ही चाहिए। तो ऐसा मोशन जिसका पाथ बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको बोलते हैं 1D मोशन। अब अगर मेरे पास ये जो मैंने ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाई, ये बनाती हूँ। अब इसकी पोजीशन बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक x वाला और एक y वाला। क्योंकि हम देखेंगे कि भाई इतना हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वर्टिकली कितना मूव किया। अगर आप सिर्फ एक बता दोगे, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि हॉरिजॉन्टली तो इतना है, तो वो तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी दो कोऑर्डिनेट आप कोई भी ले सकते हो, उस पर कोई रूल नहीं है, एक्स वाई, वाई एक्स, जेड एक्स, कोई सा भी। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। मैम अब 3D मोशन के लिए आपको तीनों की तीनों चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई वाला भी चाहिए और जेड वाली भी चाहिए। अब आप किसी ना किसी रूम में बैठे हो, तो मेरे को अपने आसपास कोई भी चीज बतानी है जो 2D से डिस्क्राइब कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे रूम में जो स्विच बोर्ड है वो एक वॉल पे फिक्स है, तो उसमें मेरे को एक दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, कोई से भी दो, मेरे को थर्ड कोऑर्डिनेट चाहिए ही नहीं उसकी पोजीशन बताने के लिए। अब आप कोई एग्जाम्पल दो जो 2D का हो। स्क्वायर मिरर, क्या बोल रहे हो? स्क्वायर शेप का मिरर। क्या बोला उसने, सुना आप लोगों ने? स्क्वायर शेप का मिरर क्या बोल रहा है? तो आपने बोला कि जो आपके आसपास है उसका एग्जांपल दो। हाँ, तो हमने क्या बोला एग्जाम्पल? मैं वो शीशा मिरर लगा हुआ है स्क्वायर शेप का, हाँ। 2D का। हाँ, तो जो शीशे में मिरर लगा हुआ है, हाँ, उसकी पोजीशन आप करेक्ट बोल रहे हो। नीलेश आप एग्जाम्पल दो। मैम 3D की फ्लाइंग मॉस्किटो। 3D की फ्लाइंग मॉस्किटो, ठीक है, वो कहीं हवा में उड़ रहा है ना, पर अगर वो दीवार पे चिपका हुआ हो तो 2D। 2D। तो 2D हो जाएगा। ठीक है, अब कोई और एग्जाम्पल देगा 2D का? जो फैन है वो क्या मैम होगा? घड़ी। जो फैन है तो देखो, अगर आप फैन पे जो ऊपर जो लगा हुआ होता है जहां पे वो बंद होता है, ठीक है, वो वाली पोजीशन की बात कर रहे हो तो आपको 2D चाहिए। पर जो घूमते हैं फैन के विंग्स हैं, ब्लेड्स जो होती हैं, उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 3D चाहिए। क्लियर है ये? यस मैम। मैम डायमंड क्या हुआ? डायमंड 3D होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लॉक की, तो वो कैसी है, 2D आएगी या 3D आएगा उसमें? क्लॉक में 2D। उसमें 2D। और अगर मैं बात कर रही हूँ एक बलून जो हवा में लटक रहा है, तो उसके लिए क्या हो 3D। जाएगा? 3D। हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये तीनों पॉइंट आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या मैम होता है? अगर 3D हाँ बोलो। 3D की किसी चीज को ग्राफ में लोकेट करना है तो वो कैसे डायग्राम से लोकेट करेंगे, मतलब ग्राफ पे? ग्राफ पे हम जनरली ड्रॉ दो ही एक्सेस करते हैं। अगर आपको 3D बनाना है तो आप क्या करते हो, एक्स वाई को ऐसे ही बनाते हो, और एक ऐसे जैसे आप नॉर्मली बनाते हो, और आप कोई भी एक पॉइंट लोगे, उसको बनाने के लिए आप ऐसे बनाते हो फिर उसे। ठीक है, तो इसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया उसकी हाइट कितनी है, इतनी हाइट है, और इन दो एक्सेस आप ऐसे डिस्टेंस बताते हो। तो इस पॉइंट के ना ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, एक्स अगर वाई और जेड। इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है,
तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये पूरा मेरा x हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा पूरा y हो जाएगा, सॉरी ये वाला पूरा z रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा मेरी y रिप्रेजेंट करेगा, और पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। कि हमने एक पॉइंट लिया, हमने उसे तीनों डिस्टेंस देखा कि x में अगर मैंने ऊपर वाला बनाया तो मैंने उसको इतना जो है वो x डिस्टेंस ऊपर गया हुआ है, फिर ये वाला जो डिस्टेंस है क्योंकि ये y की पैरेलल साइड में है तो इसलिए वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला डिस्टेंस z इसलिए है क्योंकि z की पैरेलल साइड में। ऐसे बनाते हैं हम कोई भी 3D पॉइंट। बाकी लोगों को क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमने लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में क्या फर्क होता है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। Displacement shortest path. It is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. अब ना हैंड रेज करके आंसर बोलना है, कुछ नहीं सुनता है, ठीक है? ओके। तो डिस्टेंस होता है, आपने बोला जो पूरा हम लोग रास्ता कवर कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो जैसे यहाँ पे आदमी घूम रहा है पूरे रास्ते में, तो आप देख रहे हो जब वो राइट साइड जा रहा है तो उसका डिस्टेंस 0 से 2 4 6 हो गया, लेफ्ट साइड जा रहा है तो 6 7 8 9 10, चाहे वो राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा आदमी देखते हैं। अब ये इसको में, हाँ ये फिर से राइट साइड जा रहा है तो 6 तक इंक्रीज हुआ, पर लेफ्ट साइड जा रहा है तो डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसा क्यों? शॉर्टेस्ट पाथ भी तो छोटा हो गया। हाँ, जैसे अगर वो इस पॉइंट पर आ गया है हमारे पास, इस वाले पॉइंट पर, तो उसको 4 मीटर ही तो जरूरत है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसको क्या जरूरत है कि वो पहले 6 तक जाए और फिर वापस आए? वो शॉर्टकट भी तो मार सकता है। समझ आ गया ये सबको कि क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes ma'am. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर चल रहा है, ये आपकी क्लास है और ये वॉशरूम है, ठीक है? आपको पेपर में नहीं आता, आप बोलोगे मैम मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो आप पूरा रास्ता ऐसे घूम घूम के फिर जाओगे कि कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाए, है ना, और फिर उससे डिस्कस कर लोगे। यहाँ पहुंच गए, पर अगर आप फिर चाह रहे हो कि मैं उस आंसर को जो आपने डिस्कस किया उसको ना भूलूं, तो आप इस शॉर्टेस्ट पाथ से आओगे। तो लंबे वाला रास्ता क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। और वो जो सीधा आप फिर सीधा क्लास में आ गए वो क्या हुआ? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्लियर है सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस मैम। यस Yes मैम। ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे हमने लिया है एक बॉल है ए, वो पहले ब्लू पॉइंट तक गई, उसके बाद वो वापस आ गई। एक सेकेंड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी इनकी टर्म्स में ही बताओ डिस्टेंस कितना है, तो क्या बोलोगे? ए से ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी किसने बोला? हमारे पास देखो क्वेश्चन समझो, ऐसे गई है बॉल, यहाँ तक गई फिर वापस आई है, तो अब बाकी स्टूडेंट्स ने बोला है ए बी प्लस बी सी, ओके। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सिर्फ एसी। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट भी ए बी प्लस बी सी हो सकता है, तो मैं क्या सही बोल रही हूँ? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ए बी माइनस सी भी कर सकते हैं। ए बी माइनस सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो राइट साइड में डिस्टेंस होता है उसको हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? राइट साइड वाले को पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। ऐसे ही जो ऊपर वाला डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। नीचे वाला Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर मैं ये बोलूं अब आपको कि डिस्प्लेसमेंट है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो अब क्या मैं सही बोल रही हूँ? नो मैम। अच्छा, अभी भी सबने मना कर दिया, अब चलो प्रूफ, नहीं। अब सबको गलत प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं ए बी वेक्टर क्या है यहाँ पे मेरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलती हूँ 10 और मान लेते हैं ये है मेरा 2, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस तो 12 हो गया और डिस्प्लेसमेंट 8 हो गई, यही बोल रहे हो सब?
यस मैम। यस मैम। अब मैं कह रही हूँ मैं तो वेक्टर लिख सकती हूँ उन दोनों को। तो अगर ए भी वेक्टर बोल रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, तो मैंने उसे लिख दिया +10। अब अगर मैं बीसी वेक्टर की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो इसको लिख दिया -2। यहाँ तक किसी को डाउट? मैम No, इसका तो ma'am. मोड लेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ये क्या आया, 10 प्लस -2, आंसर आ गया +8। अब आप सबको तो सबकी थ्योरी फेल हो गई, आंसर तो इससे भी 8 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, आंसर 8 क्यों आया इस केस में भी? क्योंकि यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है कहीं पर भी। अब सब जगह देखो मैंने डायरेक्शन ली है साथ में। तो जब आप डायरेक्शन लोगे तब आप ऐसे कर सकते हो कि मैंने जो राइट साइड में ला जा रहा था उसको सबको पॉजिटिव रखा, जो लेफ्ट साइड में जा रहा था उस सबको नेगेटिव रखा, फिर सबको ऐड कर दिया। और जो आंसर में +8 आया है, इसका मतलब हम कौन सी तरफ जा रहे हैं, राइट। राइट साइड। ठीक है। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, पर जब आपको डिस्टेंस निकालना है तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का ऐड करते हो कि +10 का मैग्नीट्यूड 10 और फिर -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ये समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। यस मैम। अब मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं इसी को ऐसे ही यहाँ पे गई इस पॉइंट से ऐसे और फिर ऐसे, ये डिस्टेंस है मेरा 15 और ये वाला डिस्टेंस है मेरा 18, ऐसे ए से बी तक। अब मेरे को बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा टोटल मोशन में? मैम डिस्टेंस 33 होगा। 33। डिस्टेंस 33 होगा और डिस्प्लेसमेंट -3। -3। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि लेफ्ट साइड जा रहे हैं। लेफ्ट साइड जा रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो आप क्वेश्चन में अपने हिसाब से डायरेक्शन भी लेट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट वाली पॉजिटिव लोगे राइट वाली नेगेटिव लोगे तो आंसर उसी हिसाब से उल्टा आ जाएगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बस साइन उल्टा हो जाएगा तो आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, उसमें आप फिर डायरेक्शन बताओगे ना। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में अगर आप इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें अगर आप जो राइट साइड वाला था उसको नेगेटिव लेते तो आप -10 लेते और वो +2 हो जाता तो आंसर -8, और आपके हिसाब से नेगेटिव वाली राइट तरफ जा रही है, ओके मैम। ठीक है, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके मैम। अब हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बताया तो वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ही है कैसे बता सकते हैं किसी भी पॉइंट का। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो ये भी हम पहले कर चुके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए P Q, उनकी पोजीशन वेक्टर लिए R1 और R2। और अगर मेरे को अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, जो अगर मैं इस पॉइंट का नाम ले लूं Q और मैं पूछ रही हूँ PQ वेक्टर क्या होगा, तो आप बताओ क्या होता है? R2 माइनस R2 माइनस R1। तो इस चीज को समझने के फिर से देखो, हम जा रहे हैं P से Q तक, तो हम हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो फाइनल वाला मतलब Q पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है R2, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर वहीं अगर मैं लिख रही हूँ QP वेक्टर, तो हम इस केस में कहां से कहां जा रहे हैं? Q से P तक। Q से P तक। तो इस केस में R1 माइनस R1 minus R2. R2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 वेक्टर लिखती हूँ और आप मेरे को दोनों केस में PQ बताओगे। यहाँ पे P वेक्टर है मेरे पास 2, 3, 4, Q है 1, 6, 7। अब PQ वेक्टर बताना है। -I कैप +3J कैप +3K कैप। अच्छा, केशव ने ये आंसर बोला है, कौन कौन एग्री कर रहा है इस आंसर से? अभी हम फाइंड कर ले पहले। हाँ,
भी निकाल लेते हैं। अच्छा निकाल लेते हो, इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा x में से x को माइनस करना है, y में से y को करना है, z में से z को करना है। और किसी का आंसर आया? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा साहिल कह रहा है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। दोनों का आंसर करेक्ट है। देख लो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पी क्यू वेक्टर पूछ रही हूँ, मतलब क्यू में से पी वाले को माइनस करना है। तो ये जरूरी नहीं आप ये पूरी फॉर्म लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्यू के एक्स वाले कोऑर्डिनेट मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस आई कैप रह गया। फिर 6 में से 3 को करोगे तो प्लस 3j कैप, फिर 7 में से 4 को करोगे प्लस 3k कैप। ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर ड्यू साउथ, 400 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल। What is the distance and displacement from his home to school? तो जब भी डायरेक्शंस का क्वेश्चन होगा हम पहले सारी डायरेक्शंस एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ये है नॉर्थ, साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वेस्ट। सही बनाई है मैंने? यस मैम। अब सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ। साउथ में। तो अगर मैं उसका होम यहाँ पे ले रही हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में बनाऊं साउथ के लिए? वेस्ट। हाँ? नीचे। नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। और ये था उसके पास 500। करेक्ट, करेक्ट है केशव। और अगर मैं बात करूं उसके बाद जो 400 मीटर ट्रैवल कर रहा था वो वेस्ट में, तो उसके लिए कौन सी तरफ एरो बनाऊं? वेस्ट के लिए लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो ये हो गया 400। उसके बाद अब वो कहाँ गया? नॉर्थ। नॉर्थ में। तो नॉर्थ नॉर्थ के लिए ऊपर। किस तरफ बनाया? ऊपर। 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 तो मेरे पास टोटल ये बन गया। अब क्या करते हैं, ये हम फाइनल स्कूल में पहुंच गए हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। तो अब अगर डिस्टेंस बताना है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस इस केस में? 1100। 1100। 900। 700 ऐड कर देंगे। 500 प्लस 400 प्लस 200 1100 हो गया। पर अगर मेरे को बताना डिस्प्लेसमेंट तो मैं कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करूं? एस और मैम एच। एस को एस और एच। एस और एच को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं ड्राइंग को। मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो इस पॉइंट पे हूं मैं, यहाँ पे कितना एंगल है? 90। 90 डिग्री। और इस पॉइंट पे अब नेक्स्ट वाले पे 90। 90। 90। अब मैं अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ऊपर दोनों भी 90 हो गए। यस यस मैम। मैम। 90 हो गए। और फिर से पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये मेरा 200 था, ये मेरा 400 था। अगर ये 400 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 400। 400। 400 करेक्ट। अगर ये पूरी 500 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 300। 300। 400 में से 200 हटा दिया, 300। और अगर मैं बात करूं एस एच ओ ट्राइंगल की तो ये कितना हो जाएगा एच एस? 500। 500। 500 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यस मैम। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर साथ में 100 भी है तो 25 आ जाएगा। फिर आप रूट करोगे तो 500 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम अब अगर मैं पूछूं कि किस डायरेक्शन में मूव करा है हमने होम से, और होम आपका यहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे कौन सी डायरेक्शन में मूव करा है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही है, साउथ वेस्ट। क्योंकि हम होम से कुछ डिस्टेंस ऐसे नीचे आए तो साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट को आप हवा में थोड़ी लटका सकते हो, ये भी साउथ वेस्ट है, ये भी साउथ वेस्ट है। तो जब भी हमें एक डायरेक्शन बतानी होती है हम क्या निकालते हैं? एंगल। एंगल निकालते हैं। कौन से वाला एंगल निकालते हैं? क्लास की स्टार्टिंग में बताया था tan। टेंजेंट। 10। थीटा। करेक्ट। अब यहाँ पे थीटा बनाने के अलग अलग तरीके हैं।
एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है, तो ऊपर वाला लेना चाहिए या नीचे वाला? मैम कौन ऊपर कौन वाला। सी पॉसिबिलिटी था? ये दो ही एंगल बना रखे हैं मैंने HSO ट्रायंगल में 90 के अलावा, तो नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर जो वाला। ऊपर वाला बोल रहे हैं रीजन भी देंगे, आंसर करेक्ट है। जो एंगल होता है वो स्पेक्टेटर्स के उसी से बनता है, मतलब कि आई ऑफ जहां पर खड़ा है। हाँ, ये कि यहाँ से खड़ा है तो उसके हिसाब से देखा, करेक्ट। यहाँ से हम लोग चलने लगे तो यहाँ से कितना एंगल बना, इतना एंगल मूव बना। दूसरी चीज, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो एंगल अगर आप बनाओगे तो ये हवा में लटकेगा, यहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप इससे भी समझ सकते हो। प्लस जहां से आपने मूवमेंट स्टार्ट करी है वहां से एंगल देखो कि आप इतना डिग्री मूव करा आपने। समझ आया है सबको? यस मैम। यस मैम। अब वो ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने वो ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 300, ये हो गया 400 और ये एंगल चाहिए। तो टैन कितना आएगा, टैन थीटा? अगर ये थीटा है 4/3। 4। अब ऐसा आपने सुना सुना लग रहा है क्या, 4/3 कौन से एंगल के लिए आता है? 53 या 37 वाले के लिए। हाँ करेक्ट, 53 या 37 वाले के लिए। अगर मैं ड्रॉ करूं तो उस ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, अगर मेरे पास ये 90 है, ये 37 है, ये 53 है, तभी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 3 और ये 5। तो कितना एंगल हो गया यहाँ पे थीटा? 53। 53। क्लियर है सबको? ये Yes, 30 है। ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया चलो ट्रायंगल से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये ना पता चले एंगल क्या है, आप फाइनल रिजल्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है। जैसे हम लोग अगर लेफ्ट साइड में x होता है, x इक्वल्स टू y, ये अगर राइट साइड में जाता है तो x की पावर -1 में जाता है। Yes, ma'am. ऐसे tan अगर लेफ्ट की राइट साइड में जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाती है, और जो भी एंगल है वो एज इट इज रख सकते हो आप। सबको क्लियर है कैसे निकालनी है डायरेक्शन और यहाँ पे? यस Yes, ma'am. मैम। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि हमने 53 डिग्री मूव किया इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और कितना अमाउंट, 500 मीटर। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो इससे पहले मैं स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करूं, ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है और हो सकता है या नहीं हो सकता? मैम जब इनिशियल और फाइनल जब पोजीशन हम- सेम होती है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। एग्जांपल, होम टू जैसे हम स्कूल एंड स्कूल टू होम। जैसे हम यहाँ जैसे हम घर से स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। हाँ करेक्ट, जैसे आप बस से स्कूल, घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस घर आ गए, तो आप जहां से स्टार्ट किया वहीं से वहीं पे आ गए, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 किया। क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है जब आप मूव कर रहे हो? नो मैम। नो मैम। 0 नहीं होगा जब आप मूव कर रहे हो। अच्छा, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नो मैम। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता है? मैम क्योंकि Scale हम quantity है। कभी हाँ बोलो केशव। मैम क्योंकि हम कभी ऐसे बोलते नहीं कि वो -10 गया या -5, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। वो स्केलर क्वांटिटी है तो बस मैग्नीट्यूड लेते हैं। पर क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। कब होता है नेगेटिव? अच्छा हाँ। जब लेफ्ट में जा रही होती है। जो जब लेफ्ट या opposite डाउनवर्ड। direction में चलती है, ठीक है। जब वो सेकंड जब उसमें जाए क्वाड्रेंट में। वो जरूरी नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, आप ये बोलोगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है, कि हम चाह रहे हैं वो राइट साइड जाए और वो लेफ्ट साइड जा रही है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम चाह रहे हैं वो नीचे जा रही ऊपर जा रही है तो भी वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब ये बताओ डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नहीं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है x, इट इज ऑलवेज या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड दो क्वांटिटी आ गई, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, पर वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो हम देखेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इन अ टाइम, और वेलोसिटी में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ इन अ टाइम। अब अगर मैं बात करूं तो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नो मैम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। पर क्या डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब अगर स्पीड 0 हो सकती है, कार मूव कर रही है तो? नो मैम। नहीं। नो मैम। करेक्ट, पर वेलोसिटी भी जब 0 हो सकती है जब एक कार मूव कर रही है? यस मैम। यस मैम। हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब क्लियर होगा। अब अगर मैं पूछूं कि स्पीड ज्यादा होती है तो या वेलोसिटी ज्यादा होती है? स्पीड स्पीड। ज्यादा। स्पीड। स्पीड ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर मैं दोनों को ही टाइम से डिवाइड करूंगी तो ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। तो वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे पूछे थे। स्पीड नेगेटिव होती है या नहीं होती है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है या नहीं होती है, उनको भी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम अगर पेपर में आ जाए शो दैट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको फुल मार्क्स के लिए? फुल मार्क्स के लिए आप जैसे वो पाथ बनाया था ये वाला, ऐसा आप कोई भी रैंडम पाथ लेके आप बताओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप साथ में डायरेक्शन लोगे, तो जो एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसिडर करना। फिर आप बोला इतना डिस्टेंस तो +10 गया, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे -15 गया। आंसर यहाँ पे जैसे -5 आ जाएगा, तो ये माइनस का मतलब है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ आया केशव? यस मैम। हाँ, तो और इसी डायग्राम में आप डिस्टेंस बता सकते हो, वो बस 10 और 15 को डायरेक्टली ऐड करके 25। तो बस इतना याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में आप साथ में डायरेक्शन लेके चलना कि हम ये लेट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरे वाली नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। अब यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर मेरे पास कोई पांच चीजें हैं, उनका एवरेज निकालना है तो मैम उनको प्लस पांच करके ऐड 5 कर से दो, डिवाइड उसको कर देंगे, divide 5 से पाँच। डिवाइड कर देंगे। हाँ, उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके, और जो छोटे छोटे के लिए टाइम है उनको ऐड करके दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ आई है यस यस मैम। मैम। कि यस जब मैम। हम कोई भी चीज की एवरेज निकालना है उन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो सारी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ टाइम। अब इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? मैम जो किसी जो पर्टिकुलर उसी टाइम वक्त पे बन जाते हैं। वो जो तुरंत बन जाते हैं ना। मैं इंस्टेंट नूडल्स पूछ रही हूँ, केशव अभी भी जो किसी टाइम पे, है ना। मैं अभी तो खाने की चीज पूछ रही हूँ। मैंने सोचा आपने गलती से बोल दिया नूडल्स। नहीं, मैं सीरियस होके पूछ रही थी। इंस्टेंट नूडल्स या इंस्टेंट खाने क्या होता है, जो उसी टाइम पे बन जाता है इंस्टेंटेनियसली। हाँ, फटाफट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब फटाफट वाली वेलोसिटी, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको आंसर देना है, उसके ना आगे का देना है ना उसके पीछे का देना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जब ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से चंडीगढ़, तो अब मेरे को बताओ 10:05 पे आपकी कितनी वेलोसिटी थी। तो एक मैंने टाइम बता दी, उसी टाइम का बताना है, ना पहले का ना बाद का। तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर अगर आप ये बोलोगे कि भाई हम तो चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 90 की स्पीड पर गए थे, तो वो क्या है आपकी एवरेज। क्लियर है सबको ये? यस यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं गई थी किसी जगह पे और मैंने स्टार्ट किया टाइम 0 पे, तब मेरी वेलोसिटी 0 थी, और आफ्टर 10 सेकेंड्स जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 10, और पूरे मोशन में मेरी वेलोसिटी 20 थी।
तो 10 कौन सी है और 20 कौन सी है? 10 इंस्टेंटेनियस एंड 20 एवरेज। करेक्ट। जो 10 है वो मैं पर्टिकुलर टाइम की बता रही हूँ कि 10 सेकेंड के बाद जो मेरी एग्जैक्ट वेलोसिटी थी वो थी 10, और जो पूरी ट्रिप की वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, मेरी एवरेज वेलोसिटी। सबको समझ आया ये? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। मैम ठीक है, तो अब हमने इसका बेसिक मीनिंग समझ लिया है। इसके एप्लीकेशन और फॉर्मूला वाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी और को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। गुड इवनिंग मैम, सॉरी गुड नाइट मैम। गुड नाइट। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। मैम मेरा मैम। क्लास से रिलेटेड नहीं है, स्कूल से रिलेटेड है। बोलो केशव। मैम वो अलग चैप्टर से है किसी। हाँ बोलो। मैम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कुछ। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, I ओमेगा do. हो गया। आई ओमेगा होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है सबने? यस मैम। यस मैम। क्या बोलते हो? F is directly proportional to rate of change of momentum, यही बोलते हो? यस मैम। अगर यस मैम। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो चेंज ऑफ एंगुलर लिनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाता है। अगर फोर्स जीरो हो गया तो ये चेंज भी जीरो हो जाता है। ये नहीं पढ़ा है यस सबने? मैम पढ़ा है। पढ़ा है मैम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वही एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में, तो फोर्स क्या बन जाता है सर्कुलर वाले में? जीरो टॉर्क होता है। टॉर्क। नहीं और लीनियर मोमेंटम की जगह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अगर मेरे पास टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? भी जीरो। जीरो आएगा। जीरो जीरो नहीं आता है, कांस्टेंट आता है, उसका चेंज जीरो आता है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, पर एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब कांस्टेंट हो गया ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम एक तरीके से उसका चेंज हमें रोटेशनल मोशन में फोर्स दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम का क्या सिग्निफिकेंस होता है, जितना लीनियर मोमेंटम चेंज होता है उतना ही हमें फोर्स मिलता है। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जितना चेंज होता है उतना ही हमें टॉर्क मिलता है। फोर मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये केशव? मैम तो इसको कल टेस्ट में कैसे लिखेंगे? आप यही लिखोगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, जैसे हमारे पास आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट्स कल टेस्ट है आप लोगों का। यस मैम। मैम रोज ही होती हैं, हमने खुद ही बोला है सर को कि टेस्ट लो वरना नंबर नहीं आएंगे पेपर में। तो आप बस ये लिख सकते हो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल बाय dt। तो अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो गया तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और एल कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर वन मार्कर में तो आप बस यही दे सकते हो कि इट गिव्स द टॉर्क, कि चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम गिव्स टॉर्क। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम से ये क्वेश्चन आता है कि अगर एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, और आई ओमेगा कांस्टेंट है मतलब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। समझ आ रहा है ये? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हमने इनर्शिया को कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे एल कांस्टेंट आया था, एल का फॉर्मूला आई ओमेगा है। कोई चीज अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू के एक्स, तो ये k का कैसे आता है? जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है तभी आता है ना। यस मैम। तो अगर i ओमेगा इक्वल्स टू k है तो इसका मतलब क्या है? i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा ना। यस मैम। यस मैम। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। तो अगर हमें डांस करना होता है और हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो हम हाथ खोलते हैं या बंद करते हैं? बंद करते हैं। स्पीड बढ़ानी होती है तो हम बंद करते हैं, इनर्शिया कम हो जाता है।
पर अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम अपने हाथ क्या करेंगे? बढ़ाने के लिए बंद करते हैं, घटाने के लिए खोल देते हैं। हाँ, क्योंकि घटाने अगर हम हाथ खोल रहे हैं तो क्या कम हो रहा है? मैम हमें तो स्कूल में बताया था कि वो सेंटर ऑफ मास का कुछ होता है कंसेप्ट, वो अलग जगह हो जाता है तो तो वो इनर्शिया बदल जाता है। जब आप सीधा एक जगह खड़े होते हो तो आपका सारा का सारा मास इसी लाइन में है। इनर्शिया आपकी एक फिक्स वैल्यू है, छोटा सा डिस्टेंस पे सारा मास। पर आपने हाथ पे से फैला लिया तो आपका इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। यस मैम। जब पढ़ाऊंगी ना तब समझना ये चैप्टर, प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। और किसी को कोई डाउट है? मैं ये केशव से पूछना चाहूंगा ये कौन सा चैप्टर है? ये केशव? हमारा चैप्टर, जरा 2 मिनट रुकोगे, मैं इस चैप्टर का नेम बता देता हूँ आपको। रोटेशनल मोशन है ये चैप्टर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके। और किसी को डाउट है? मैम इनके बीच तो रिलेशन नहीं पूछते। किस चीज का रिलेशन दिव्या? मैम जैसे मतलब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन, ये क्वेश्चन नहीं आता। ये आई ओमेगा? हाँ मैम, पेपर में आ- तो ये रिलेशन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा मैम। मैम पढ़ा है। पढ़ा तो है, तो फिर अगर क्या? टीचर थोड़ा ढील लेना। नहीं, क्या बोल रहे हो दिव्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैम जैसे पढ़ा तो है बट उतना मतलब क्लियर नहीं है हमें, जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स। अच्छा, मैं जब इस चैप्टर पे पहुंच जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि ढंग से हो जाए। ठीक है, अभी अभी मैं एकदम से सब कुछ बोलूंगी तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको इनर्शिया भी बताना पड़ेगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी पड़ेगी, मोमेंटम भी पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते, फिर अगर किसी को डाउट नहीं है तो। एक बार आप बताना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ऊपर से ही। ऊपर से ही एंगुलर मोमेंटम किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, जब लीनियर मोमेंटम क्या होता है नीलेश? ऊपर से ही बता दो। मैम एम भी होता है, मास इनटू MV। वेलोसिटी। हाँ, जब कोई एक मास कुछ वेलोसिटी गेन कर देता है उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब जब वही मास गोल घूम रहा है रोटेशनल मोशन में, उस केस में जो मोमेंटम गेन करता है उसे क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला होता है mvr। ओके मैम। ठीक है, गुड नाइट मैम। ठीक है, गुड नाइट। और डाउट नहीं है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। गुड नाइट देन एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एंड थैंक यू मैम। वेलकम केशव। बाय मैम।